हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लास में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10वीं के लिए जो मैं एक विशेष सीरीज लाया हूं, जिसके माध्यम से शिवलाल अध्ययन जो परीक्षा अध्ययन होते हैं उनका एक एक क्वेश्चन का रिवीजन, चाहे वो सही विकल्प हो या सही जोड़ी हो या फिर अति लघु उत्तरीय, सभी प्रश्नों का एक एक अध्याय के प्रॉपर रिवीजन में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी से सिर्फ इतना अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो हर 10वीं वाले व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो शॉर्ट के माध्यम से मैं आपको ये शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, तो आप सभी इस शॉर्ट को वायरल करने में मेरी मदद करें और अपनी भी मदद करें। ठीक है, चलिए। तो अध्याय एक अपन कर रहे थे वास्तविक संख्याएं, जिसमें कि अपन ने बहुविकल्प माने 4 विकल्प वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ये आपका अध्ययन है। ये जो पहले क्वेश्चन के थे जिसमें 8 सही विकल्प थे, इन सही विकल्पों को अपन ने कर लिया है। अब इसके बाद बारी आती है खाली स्थानों की। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना सेकंड नंबर पर रहता है, पहले जो अध्ययन में रहते हैं सही विकल्प, तो वो अपन ने कर लिए। अब बात आती है रिक्त स्थान की। इसकी रिक्त स्थानों की। ठीक है, किसकी बारी आती है? रिक्त स्थानों की। तो मैंने आपको बताया था कि अध्ययन आप सभी खरीद लें। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे से क्वेश्चन बोलूंगा। आप जिसके पास अध्ययन नहीं है वो वीडियो में सुन के भी प्रश्न को लिख सकता है। ठीक है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। इसमें बोला गया है कि सिद्ध किया हुआ कथन अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई कथन है और वो सिद्ध है, उसका उपयोग अपन अन्य कथन के सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कोई दूसरा कथन है जिसको सिद्ध करने के लिए ये पहला सही विकल्प, पहला खाली स्थान है जिसको अपन कर रहे हैं। तो इसमें होता है क्या? इसका नाम है प्रेमिका। ठीक है, प्रेमिका इसका उत्तर होगा। इसमें बोला गया है कि कोई कथन है जो पहले से सिद्ध है, उसका उपयोग अपन दूसरे कथन के लिए सिद्ध करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्रेमिका। ठीक है, अब इसके बाद ये तो रहा अपना पहला सही विकल्प। सही विकल्प में ज़्यादा हल करने के लिए नहीं है, और जिसमें भी जो ज़्यादा थ्योरी होती है तो मैं थ्योरी के हिसाब से, और हल करने के लिए होगा तो हल करने के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान नंबर 2। रिक्त स्थान नंबर 2, इसमें बोला गया है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है कहलाती है। ठीक है, इसमें बोला गया कि चरणों की श्रृंखला, इसमें कुछ चरण होते हैं, चरणों की क्या बन जाती है? श्रृंखला बन जाती है। चरणों की क्या बन जाती है? एक चरण होगा। ठीक है, इसके बाद मान के चलिए 2 चरण और हो गए। ठीक है, ऐसी एक क्या बन जाती है? श्रृंखला बन जाती है। और इसमें क्या बोला गया है? सुपर परिभाषित। ठीक है, और चरणों के हिसाब से विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए, तो इसको बोला गया था, एक थ्योरम है जिसकी मदद से अपन एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एल्गोरिथम। इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, तो हो सकता है आपको कुछ ठीक ना लग रहा हो, पर आगे आगे जैसे अपन बढ़ते चलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल भी रहेंगे और आपकी समझ में भी आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। अब इसमें कुछ समझाने को नहीं है, परिभाषा दी गई है, उसका उत्तर है, फिर भी जितना बन पड़ रहा है मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए। एल्गोरिथम एक थ्योरम होती है जिससे अपन ऐसे ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बोला गया है कि करनी P, जहां P एक अभाज्य संख्या है, खाली स्थान एक संख्या कहलाती है। ठीक है, एक करनी के अंदर क्या है? P है। करनी के अंदर क्या है? P है, और जो P है क्या है? अभाज्य। और एक बात अपन जानते हैं कि अगर ये अभाज्य है, करनी के अंदर यदि अभाज्य संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग तो होगी नहीं। ये क्या? पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और जब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो आप जानते हैं अधिकरणी के अंदर ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये संख्या क्या कहलाती है, ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। ये संख्या क्या कहलाती है, ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। ये संख्या क्या कहलाती है, ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरे विकल्प का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब सवाल नंबर 4, रिक्त स्थान नंबर 4। ठीक है, रिक्त स्थान नंबर 4, इसमें बोला गया है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। जो अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं किसी भी संख्या के, तो उनमें जो छोटी घात होती है, ये बोला गया है कि ये क्या कहलाती है। तो अपन किसी भी संख्या की जब गुणनखंड निकालते हैं, मान के चलिए ए संख्या है, बी संख्या है, इनके जो सबसे छोटी घात अपन इन दोनों की लेंगे तो वो कहलाती है एचसीएफ, महत्तम समावर्तक। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एचसीएफ इसका आंसर हो जाएगा महत्तम समावर्तक। जब अपन छोटी घात लेते हैं किसी के गुणनखंडों की तो वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। और इसके बाद अपन चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 5, इसमें बोला गया संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जब अपन छोटी घात लेते हैं तो एचसीएफ होता है, और जब अपन बड़ी घात लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम। इसका नाम होता है लघुत्तम समावर्तक और इसका होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो चौथे का लघुत्तम था तो पांचवें का महत्तम हो गया। ठीक है, चौथे का लघुत्तम था तो पांचवें का क्या हो गया, महत्तम। चौथे का लघुत्तम था तो पांचवें का क्या हो गया, महत्तम। चलते हैं अपने अपने छठवें की तरफ। ये छठवां और ये सातवां, जो 7 रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये सातवां आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा है और मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सेट करूंगा जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसमें बोला गया है कोई संख्या p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है कहलाती है। आपको पता है कि यदि कोई संख्या p/q है और q बराबर क्या नहीं है, 0, q बराबर 0 नहीं है, तो ऐसी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या होती है परिमेय संख्या। क्या होती है, ऐसी संख्या होती है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या होती है परिमेय संख्या। सवाल नंबर 7, इसमें बोला गया है एचसीएफ, एचसीएफ ए गुणित बी, एचसीएफ ए है सवाल आपका। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये छोटा है। चलिए, एचसीएफ ए और बी क्या, ए और बी क्या है, ए और बी दो संख्या हैं, इनका एचसीएफ गुणित एलसीएम दिया गया है। मैंने आपको जब एक अध्याय हल करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। यदि आप एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कर रहे हैं और तो दोनों संख्याओं के गुणनफल की वो बराबर आएगा। तो यही इन्होंने बताया कि ए बी का एचसीएफ और गुणित ए बी का एलसीएम बराबर क्या होता है, तो आप लिख देंगे कि ए इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए गुणित बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए गुणित बी, इसका राइट आंसर होगा और ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपन सही जोड़ी की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन सही जोड़ी की तरफ। अब बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ, सही जोड़ी की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो सही जोड़ी में एक तरफ लिख देता हूं, एक तरफ अपन लिख लेंगे
इनको मिलाना कैसे है, ठीक है। सही जोड़ी, ठीक है, सही जोड़ी अपन को मिलाना है। और स्तंभ ये है इसमें, और ये स्तंभ बी रहेगा इस साइड, ठीक है। और इसमें सही जोड़ी इस प्रकार है कि जो पहली सही जोड़ी है इसमें लिखा गया है 2n+1 जहाँ n कोई धन पूर्णांक है, जहाँ n कोई क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी है। जो ए नंबर पर दिया गया है तो 2n+1 जहां n कोई धन पूर्णांक है, 2m जहां m कोई धन पूर्णांक है, तीसरे में दिया गया धन पूर्णांक, और चौथे में दिया है परिमेय व अपरिमेय संख्या, पांचवें में दी गया ऋण करनी के अंदर ऋण p जहां p एक धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी है। और बी स्तंभ में इसके अलग थलग दी गई हैं, तो इनको अपन को मिलान करना है। तो मैं इनके सामने इनके आंसर लिख देता हूँ, इनके सामने इनके आंसर लिख देता हूँ, और साथ ही साथ आपको समझाते चलता हूँ कि इसकी आंसर क्यों है, इनके आंसर क्यों है, ठीक है। और अक्षर थोड़ी छोटे हैं तो आप थोड़ा मैनेज कर लें, बोर्ड छोटा है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि 2n+1 इसमें क्या दिया गया है, 2n+1 जहां n कोई धन पूर्णांक है, यदि अपन ने क्वेश्चन कर लिए, यदि अपन n को सम मानते हैं तो विषम आएगा, और यदि n को विषम मानते हैं तो भी विषम आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषम पूर्णांक। इसका जो उत्तर आएगा वो बरहमेश किस में आएगा, विषम संख्या। इसका जब अपन n का मान रखेंगे तो n का जो मान है वो हमेशा कैसा आएगा, जब अपन इसको n का मान रख के अपन इसको हल करेंगे तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। n का मान हमेशा क्या आएगा, n का मान नहीं मतलब इस पूरी संख्या एक मान के चलिए संख्या है, और जब अपन इसको हल करेंगे n का मान रख के तो ये हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। 2m जहां m एक धन पूर्णांक है, जब अपन इसको हल करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, सम पूर्णांक आएगा। क्या आएगा, सम पूर्णांक आएगा। यहाँ पर पूर्णांक नहीं है यार, क्या आएंगे हमेशा, यहाँ पर ये हमेशा विषम संख्या आएगी, और यहाँ पर हमेशा सम संख्या आएगी। यहाँ पर एक माने एक रखेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3, ये भी विषम है। यहाँ पर यदि 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, ये भी विषम है। यहाँ पर 1 रखेंगे 2 एकम 2, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। यहाँ पर हमेशा क्या आएगी, सम संख्या आएगी, और यहाँ पर हमेशा विषम संख्या आएगी। कोई धन पूर्णांक है तो आप जानते हैं कि जब अपन 1 से लेकर अनंत तक जाते हैं तो ऐसी संख्या क्या कहलाती, प्राकृतिक संख्याएं। और मैंने एक संख्याओं का पूरा वीडियो आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो इसका क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। मैं बोलते चल रहा हूँ, आपको ना दिखे तो मेरी शब्दों पर ध्यान दें।
क्या होगा, धन पूर्णांक हमेशा प्राकृत संख्या होती है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक। ठीक है, जब परिमेय और अपरिमेय संख्या मिल जाती हैं, दोनों का एक परिवार बन जाता है, तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है वास्तविक संख्या। और लास्ट का है जब ऋण, यदि करनी के अंदर कभी ऋण आ जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, ऐसी संख्या इसमें कुछ और दिया गया है, एक काल्पनिक संख्या है, इसमें आपको बोला गया अधिकल्पित। अधिकल्पित संख्या, अधिकल्पित संख्या, इसको क्या बोला गया है, अधिकल्पित संख्या। और कुछ भी नहीं कट रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, ये क्या है, अधिकल्पित संख्या है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अभी ये अध्याय बहुत लंबा है, मान के चलिए इसके अभी 2-3 पार्ट और बनेंगे, 2-3 पार्ट और क्या होंगे, और बनेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन सत्य सत्य की तरफ। अब किसकी तरफ पढ़ रहे हैं अपन, सत्य सत्य की तरफ। सत्य सत्य के बाद इसको खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन इस वीडियो के अंदर एक वाक्य के उत्तर और अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले अब चलते हैं सत्य सत्य, ट्रू फॉल्स की तरफ। ठीक है, सत्य सत्य की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहला जो अपन सत्य है या असत्य है, पहले इसको समझेंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो पहले इसमें बोला गया है कि जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वे क्या हैं, पूर्ण संख्या है। क्या है, जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वे क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो 1 से चालू होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक। जो 1 से चालू होती हैं अनंत तक जाती हैं वो कहलाती हैं प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्याएं वो हैं जब प्राकृतिक के परिवार में, जब प्राकृत के परिवार में अपन शून्य को शामिल कर लेते हैं। किसको, शून्य को शामिल कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है, शून्य से अनंत तक, और प्राकृत संख्या क्या है, 1 से अनंत तक। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें क्या है, ये सारी संख्याएं इसमें समाई हुई हैं। इसमें अलग से क्या है, इसमें अलग से जीरो ऐड है, इसमें अलग से अपन ने क्या कर दिया, जीरो ऐड कर दिया। बाकी ये पूरी संख्या इसमें क्या है, समाहित है, यही है, लेकिन इसमें अलग से क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जो अपना पहला है वो बराबर सत्य है। वो क्या है, जो पहला अपना सत्य सत्य है वो बराबर सत्य है कि जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वे सभी पूर्ण संख्या होती हैं, और जितनी भी पूर्ण संख्या है वे प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। जो अपना दूसरा है, दूसरे में बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक, अभी पूर्ण संख्या थी, अब प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती हैं, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती हैं। तो ये असत्य बात है, क्योंकि अब बात करेंगे पूर्णांक की। अभी आपने प्राकृत समझ लिया, प्राकृत क्या थी, 1 से चालू थी, अनंत तक जा रही थी। इसमें क्या है, ऋण 1 यहाँ तक भी अनंत तक जाएंगी, और जीरो भी, और यहाँ तक भी अनंत तक जाएंगी, धन में भी। तो क्या आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या, जितनी भी पूर्णांक संख्या है प्राकृत संख्या है, नहीं है, ऐसा नहीं है। जितनी भी प्राकृत संख्या है पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये जो दूसरा वाला है अपना क्या हो जाएगा, ये भैया गलत बात बोल रहे हैं। मैंने इनको रोक दिया कि आप गलत बात बोल रहे हैं, और आपकी बात जो बिल्कुल क्या है, आपकी बात है जो बिल्कुल असत्य बात है। आपकी बात क्या है, असत्य बात है। अब इनने तीसरे नंबर पर बोला है, तीसरे नंबर का जो विकल्प है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आप सिरे से आप ये समझ लें कि वास्तविक संख्या क्या है। परिमेय और अपरिमेय मैं पहले समझा चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो,
जो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, वे सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या है? जब परिमेय धन अपरिमेय, जब परिमेय और अपरिमेय मिल जाती हैं, जब परिमेय और अपरिमेय को अपन एक साथ कर देते हैं तो वो संख्या सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्या हैं वे सभी वास्तविक संख्या हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं वे सभी वास्तविक संख्या हैं। अब बढ़ते हैं सब सत्य नंबर 4 की तरफ। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। ऐसा है क्या कि जितनी अपरिमेय संख्या वे सभी वास्तविक संख्या हैं, लेकिन जितनी वास्तविक संख्या हैं वे सभी अवास्तविक अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसा कि ये मानिए कि कोई दो बच्चे हैं एक पिता के, तो पिता के दोनों बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा है जो बड़ा भाई ये नहीं बोल सकता कि पिताजी सिर्फ मेरे हैं, पिताजी दोनों के हैं। तो भैया दोनों के हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं सिर्फ मेरे हैं? पिताजी बोल सकते हैं कि मेरे दोनों बच्चे हैं, ठीक है। तो ये भैया सत्य बात है। मैंने फिर टोक दिया इनको कि आप भैया गलत बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। पिताजी पर दोनों का हक है, इसी प्रकार से वास्तविक संख्याओं पर अपरिमेय का भी हक है। आप ये नहीं बोल सकते कि सारी मैं है, ठीक है। चलिए, प्रत्येक पूर्णांक 5वां नंबर का मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। प्रत्येक पूर्णांक को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p एवं q कोई पूर्णांक है लेकिन q बराबर 0 नहीं है। सत्य बात है। इनको अपन p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी संख्या को कोई भी पूर्णांकों से p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि ऋण 2 लिखा है इसके नीचे 1 हमेशा रहता है, 2 लिखा है इसके नीचे हमेशा 1 रहता है, यदि q बराबर 0 ना हो। क्योंकि भैया जो q है ये q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 बटे 1 बराबर होता है 0। यदि 1 बटे 0 हो जाए तो ये क्या हो जाता है? ये पाप हो जाता है, क्योंकि इसका मान फिर अनंत में चला जाता है और अनंत का कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा ये भी सत्य होगा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। करनी 2 एक परिमेय संख्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अपूर्ण वर्ग हैं, तो आप बस जानते हैं कि 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन 2 का कोई भी वर्गमूल नहीं है, 2 का कोई वर्गमूल नहीं है। इस प्रकार से क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से 6वें नंबर का जो अन्य बोला है ये क्या है? सत्य है। इन्होंने बोला है 6वें नंबर में कि करनी 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन करनी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।